तो फिर हमने जाना समझा कि भैया इसमें कुछ मिलावट करके उम्मीद बनाई जा सकती है। हमने पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई तो डिवाइस हमारे काम का हुआ, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारे काम का हो पाया। ऑनलाइन वाले सुन पा रहे हैं? तो हम लोगों ने डोप्ड सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग बढ़ा दी या होल की काउंटिंग बढ़ा दी। अगर इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग बढ़ा दी तो वो कौन सा बन गया? एन टाइप। होल्स की काउंटिंग बढ़ा दी तो वो कौन सा बन गया? पी टाइप। यानी यहाँ पे हमने देखा एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं, है ना, चार्ज कैरियर को कैसे बढ़ाया जाता है डोपिंग करके। फिर हम लोगों ने एन और पी को मिला के एक डिवाइस बनाया जिसको नाम दिया क्या? पीएन जंक्शन डायोड, है ना। डायोड में सिंपल एक जगह हमने एन टाइप इम्प्योरिटी मिलाई, एक जगह पी टाइप, एक जगह इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, एक जगह होल बढ़ा दिए। और जब उनको ऐसे ही एक जगह बनाया, आधे आधे हिस्से में डोपिंग करी, तो हमने क्या देखा कि डिवाइस जो है थोड़ी देर तक डिफ्यूज़न होता है और उसके बाद डिफ्यूज़न रुक जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन अपनी माइनॉरिटी साइड जाते हैं, होल अपोजिट साइड जाते हैं, तो उस चक्कर में एक रीजन क्रिएट होता है जिसको हमने डेप्लीशन रीजन बोला था, और इलेक्ट्रॉन का फर्दर उधर जाना या होल का इधर जाना पॉसिबल नहीं होता है। फिर हमने इस डिवाइस को काम लायक बनाया बायसिंग करके, ठीक है। और अब तो हम लोगों ने यार डायोड जब पढ़ा था, पीएन जंक्शन डायोड, तो हम उस पर एक इस एंड पे और एक इस एंड पे बायसिंग वोल्टेज लगाया करते थे डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए, है ना। और अब हमें ट्रांजिस्टर पढ़ना है। याद है मैंने शुरू में थोड़ा सा डायोड बाल्ब और ट्रायोड बाल्ब का इंट्रोडक्शन दिया था। डायोड बाल्ब 2 पिन डिवाइस होता था, यानी 2 पिन के जरिए उसको कंट्रोल करते थे, और ट्रायोड बाल्ब 3 पिन से कंट्रोल करते थे। तो अब ये जो ट्रांजिस्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं 3 टर्मिनल का डिवाइस है, ठीक है। तो पूरा नाम इसका बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। यानी होता निक नेम एक रख देते हैं कि अगर जयप्रकाश द्विवेदी है तो JPD बोल दिया, इस तरह से, मतलब बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पूरा नाम है। और हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? BJT। ट्रांजिस्टर मतलब निक नेम, मतलब केवल इसका इतना पोर्शन बोल देते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा गड़बड़ हो गया, और कोई एग्जाम्पल हम लोग चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल नहीं तो अब यार ट्रांजिस्टर को हम 3 पिन डिवाइस पहली बात तो कहने वाले हैं, और उसके ये यूजेस हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, है ना। लॉजिक गेट्स भी ट्रांजिस्टर की मदद से बनता है, बट कहीं ना कहीं ये उसके यूजेस हैं जो हमारे टॉपिक का हिस्सा भी है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर हम लोगों को 2 टाइप के पढ़ना है, NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर। बल्कि पढ़ना क्या, हम किसी एक के सहारे बाकी चीज़ों को समझ लेंगे, है ना। तो जैसा नाम से हमें समझ में आ रहा है, NPN ट्रांजिस्टर मतलब कि इसमें हमें 2 साइड कौन सी इम्प्योरिटी मिलाना है? हाँ, 2 साइड हमें N टाइप, यानी N टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, और बीच में P टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है। तो यार N टाइप इम्प्योरिटी मतलब बनाने के लिए हमें यहाँ पे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाना पड़ेगी। तो ये क्या बन जाएगा? N टाइप। और यहाँ किसकी मेजॉरिटी होगी? इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होंगे, इक्का दुक्का होल नेचुरल तरीके से होंगे, और यहाँ पर होल, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होंगे, है ना, इक्का दुक्का होल्स होंगे। और बीच में क्या है यार? अगल बगल N टाइप है और बीच में क्या है? P टाइप है ना। यहाँ पे होल्स होंगे और इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसे यार ये 3 पिन का अरेंजमेंट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? NPN ट्रांजिस्टर। उसका मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया है। तो फिर यार PNP में क्या होगा? यहाँ होल्स मेजॉरिटी में होंगे, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होगा, यहाँ होल्स मेजॉरिटी में होंगे, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होगा, और बीच में इलेक्ट्रॉन, है ना। ये ऐसा हम लोग 3 पिन डिवाइस देखेंगे। इन 3 पिन में एक एंड का नाम है एमीटर, बीच वाले एंड का नाम है बेस, और लास्ट वाले का नाम क्या है? कलेक्टर, है ना। यहाँ भी यार एक का नाम है एमीटर, तो बीच वाले का नाम है बेस,
और एंड वाले का नाम क्या है, कलेक्टर। तो ये इसका मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है। एक्चुअल डायग्राम थोड़ा अलग है, ये बस इतने के लिए बता दिया है कि एक तरफ एन है, दो तरफ एन है और बीच में पी है, दो तरफ पी है, बीच में क्या है, एन है। तो एन पी एन और पी एन पी, ये मैंने इसका ब्लॉक डायग्राम बनाया है। इसका हम लोग अभी एक सिंबॉलिक डायग्राम बनाने वाले हैं। यानी अगर हमें सिंबल से रिप्रेजेंट करना है इसी एनपीएन ट्रांजिस्टर को, तो हम ऐसे 3 पिन बना देते हैं, 3 साइड बना देते हैं, 1 2 और 3 साइड हमने बना दी है। इनमें से ऑब्वियसली एक साइड किसको रिप्रेजेंट करेगा, एन को, बीच वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी को, और आखिरी वाला, अच्छा इनमें से एक साइड एमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। मैं कहीं किसी एक जगह एमीटर लिख देता हूँ, एक जगह बेस लिख देता हूँ और एक जगह कलेक्टर। बीच वाला ब्लॉक बेस को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो बीच में हम क्या लिखेंगे, बेस, और एक तरफ एमीटर होगा, एक तरफ कलेक्टर होगा। अच्छा यार, सिंबल देख के ही हमें पता चलना चाहिए कि किस तरफ एमीटर है, किस तरफ कलेक्टर है। तो इसका एक तरीका बनाया गया कि जिस तरफ एरो लगा हो, है ना, उसी तरफ हमेशा क्या होता है, एमीटर। जिस तरफ नहीं, जिस साइड एरो लगा हो उसी तरफ क्या होता है, एमीटर। तो यहाँ भी यार हम 3 पिन का ये अरेंजमेंट दिखा रहे हैं सिम्बोलिकली, ये इसका सिम्बोलिक डायग्राम है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ना दिखाऊं, बस बीच वाले को पूछूं, तो ये क्या है, बेस है, और यहाँ मैं ऐसे एरो लगा दूं, तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि जिस साइड एरो है उस साइड क्या होगा, एमीटर, और यहाँ क्या होगा, कलेक्टर। यार एरो जिस साइड है उससे तय होता है कौन सा मीटर होगा। एरो यहाँ है, एरो यहाँ है, बात क्लियर है। अब एरो की डायरेक्शन क्या बताती है, तुम्हें याद है कि हम लोगों ने जब पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि करंट हमेशा पी से एन की तरफ फ्लो होता है। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एन पी एन। देखो यार, एरो मैंने कहाँ से कहाँ बनाया है, पी से एन, क्योंकि करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होता था, पी से एन। यहाँ देखो जरा, ये कौन सा ट्रांजिस्टर मैंने बताया है, पी एन पी। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, पी एन पी। तो एरो हमेशा कहाँ से कहाँ बनना चाहिए, पी से एन की तरफ। एरो किस तरफ बनता है, एमीटर साइड, लेकिन एरो का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, हमेशा पी से एन की तरफ। बात क्लियर है। तो अगर कल को मैं ना लिखूं कि किस तरफ एमीटर है, किस तरफ कलेक्टर है, तो समझ जाएंगे कौन सा एनपीएन है, कौन सा पीएनपी है, समझ जाएंगे। ये कई बार लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्या इतनी बात क्लियर है, ब्लॉक डायग्राम, सिंबॉलिक डायग्राम। खैर, थोड़ा सा मैं इसका एक्चुअल डायग्राम दिखाने वाला हूँ। ये मैंने इसका एक्चुअल डायग्राम दिखाने की कोशिश करी है। ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, और ये कुछ चीज़ें जो यहाँ नज़र आ रही हैं मैं लिख देता हूँ। सबसे बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ, यार इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इन तीनों के अगर क्रॉस सेक्शन एरिया में कंपैरिजन करें तो किसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे बड़ा है, इसका, या बेस वाले रीजन का, या कलेक्टर। यहाँ 3 ब्लॉक मैंने दिखाए हैं, इनमें से एक ये क्या है, एमीटर है, ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, कलेक्टर है। तो यार जैसा नाम है, एमीटर का काम होता है टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स, इनका काम है इलेक्ट्रॉन का एमिशन। बेस के थ्रू कैरियर पास करते हैं, यानी चार्ज कैरियर पासिस थ्रू इट, इसके थ्रू पास करते हैं। और कहाँ कलेक्ट होते हैं, है ना, चार्ज कैरियर कलेक्ट एट कलेक्टर। तो यार एमीटर से निकलते हैं, बेस से होते हुए कहाँ कलेक्ट होते हैं, कलेक्टर में कलेक्ट होते हैं। इस हिसाब से इनका नाम रखा गया है ना। एमीटर का नाम है क्या है, कैरियर को एमिट करना। बल्कि मुझे यहाँ टू एमिट इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल्स भी लिखना चाहिए, क्योंकि अगर मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन, और अगर मेजॉरिटी में होल है तो वो क्या एमिट करेगा, होल। तो इसका काम है मेजॉरिटी कैरियर को एमिट करना, बेस से होते हुए वो कलेक्ट कहाँ होंगे, कलेक्टर में। ये मेन इनका
काम है। खैर, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, क्योंकि यार एमीटर का काम एमिट करना है, तो सबसे ज़्यादा कैरियर डेंसिटी है ना, सबसे ज़्यादा डोपिंग हमें किसको करना चाहिए? एमीटर को, क्योंकि उसी से इलेक्ट्रॉन निकलना है। तो जनरली इसमें एमीटर की डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है, कलेक्टर की मॉडरेट डोपिंग होती है, और सबसे कम डोपिंग किसकी होती है? बेस की, है ना। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर एरिया वाइज बात करूं, इसका एरिया, ये मान लिया एमीटर का एरिया है, ये बेस का एरिया है, और ये कलेक्टर का एरिया है, तो किसका एरिया सबसे ज़्यादा होता है? हाँ, कलेक्टर का सबसे ज़्यादा है, बेस का सबसे कम है, सॉरी एमीटर का सबसे कम है। तो मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ एमीटर, हाँ, एरिया ऑफ एमीटर से ज़्यादा किसका है? एरिया ऑफ बेस, और सबसे ज़्यादा किसका है? एरिया ऑफ कलेक्टर। ये यहाँ पर क्या है? एरिया। ये बात भी मेंशन कर ले। अब यार एक और बात यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। क्या बताओ, जब किसी ने यहाँ डोपिंग करी होगी एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप, तो ये कुछ वैसा ही माहौल नहीं है जैसा पीएन जंक्शन डायोड में होता था। क्या जब डोपिंग करी होगी तो इलेक्ट्रॉन एकदम से भाग पड़े होंगे कहाँ की तरफ? माइनॉरिटी की तरफ। भाई ये नेचर होता है, डिफ्यूज़न एक नेचर है कि जहाँ भीड़ ज़्यादा है वहाँ से वो कहाँ की तरफ जाना चाहेगा? इक्वेट होने की कोशिश करेगा, और कहाँ की तरफ भागेगा? होल की तरफ भागेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से होल की तरफ भागेंगे तो यहाँ क्या पॉजिटिवली चार्ज माहौल हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि बेस तरफ गए हैं तो यहाँ का माहौल कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो ये कोई नई बात नहीं है, क्या पीएन जंक्शन डायोड में भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर किसी इलेक्ट्रॉन को पार करने में रोकेगी भी। यानी शुरू में जितना डिफ्यूज़न होना था हो जाएगा, लेकिन फर्दर इस समय अगर मैं कहता हूँ स्टेडी स्टेट आ गई है, तो क्या किसी के इलेक्ट्रॉन की दम है जो इसको पार कर सके? इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन अगर फोटोनिक एनर्जी पाते होंगे तो इसको पार कर पाते होंगे, लेकिन अपने मन से कोई इलेक्ट्रॉन पार करने की दम नहीं रखता। क्या बताओ, वो इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ रह जाते होंगे, और कुछ, क्योंकि बेस बहुत थिन होता है, इसका जो लेंथ होगी ये बहुत थिन लेंथ का होता है, तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन यहाँ ना जाके सीधे कहाँ जाते हैं? कलेक्टर में जाते हैं। खैर, मुझे बताओ, शुरुआत में जब हमने यहाँ पे पी टाइप, यहाँ एन टाइप किया होगा, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन गए होंगे और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी। अच्छा, कहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी? एमीटर बेस के बीच में, या बेस और कलेक्टर के बीच में? हाँ यार, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहीं ज़्यादा आई होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन को पार करने से रोकता होगा। क्या इतनी बात समझ? तो अभी मैंने जो डायग्राम दिखाया स्टेडी स्टेट में, ना तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं, ना तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। इस समय सारा मामला ठंडा पड़ा होगा, यानी ये डिवाइस कुछ कर सकता है लेकिन ऐसे नहीं करेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, है ना यार? क्या पीएन जंक्शन डायोड भी हमने शुरू में पढ़ा था, तो थोड़ी देर तक के लिए करंट फ्लो कराता है, उसके बाद स्टेडी स्टेट आ जाती है और उसके बाद मामला ठंडा पड़ जाता है? नहीं। तो अब यार बिना पक्षपात के डिवाइस किसी काम का नहीं है। तो वही यार, हर अनैतिक काम जो हम कर सकते हैं डिवाइस को यूज़ करने के लिए, वो हर अनैतिक काम हम लोग यहाँ करने वाले हैं, है ना। और नैतिकता से वैसे भी बहुत ज़्यादा काम होते नहीं हैं, है ना। कभी ना कभी थोड़ी बहुत अनैतिकता लोग करते हैं, लेकिन अच्छे पर्पस के लिए की हुई अनैतिकता ठीक मानी जाती है, ऐसा गीता में बोला गया है, पता नहीं, बस उतना ठीक है। अरे यार, युधिष्ठिर ने क्या बोला था? यशोत्थामा मारा गया, ऐसा कुछ झूठ बोल के उसने उसके हथियार रखवा लिए थे। वो प्लान करके ऐसा किया गया था। हाँ, तो वो मतलब धोखा देने जैसी बात है। तो ये सब डिवाइस अगर हम काम पे लाए हैं तो इसके लिए गीता का बहुत बड़ा रोल है, वरना किसी की हिम्मत पड़ती है यार कि इसके साथ पहले डोपिंग करता फिर पक्षपात करता? नहीं ना यार, किसी ज्ञानी पुरुष ने ये काम किया है। हाँ भाई, तो ये तो समझ आ रहा है कि डिवाइस फ़िलहाल किसी काम का नहीं है। अच्छा बताओ, हमें इस बार 3 पिन मिले हैं, एक एमीटर पे लगाएंगे,
एक बेस पे लगाएंगे और एक कहाँ लगाएंगे, कलेक्टर। ये कलेक्टर पिन है, ये बेस पिन है और ये क्या है, एमीटर पिन है। तो हम कितनी बैटरी लगा सकते हैं यार? 2 पिन डिवाइस में कितनी लगाया करते थे, एक लगाते थे भाई। 2 पिन के बीच में एक ही बैटरी लगा सकते हैं। तो 3 पिन डिवाइस में कितनी बैटरी लगा सकते हो, 2 ही लगा सकते हो यार। इसके बीच में और इसके बीच में नहीं। तो मुझे बताएं किस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड रखना चाहोगे और किस जंक्शन को रिवर्स बायस्ड रखना चाहोगे? मतलब मैं पूछ रहा हूं तुमसे कि क्या मन कर रहा है। पहले दोनों के बीच में फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे और इनके बीच में रिवर्स। तुम दोनों को फॉरवर्ड भी कह सकते हो, जो तुम्हारा मन कर रहा हो वो बोलो, फिर आखिरकार तो मैं वही बताऊंगा जो है ना। तो यार एमीटर का नाम किसी ने एमीटर रखा है तो इसका मतलब इसका काम चार्ज कैरियर को एमिट कराना होगा, और एमिट तभी कराएगा जब ये फील्ड वीक पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है कि एमीटर को एमिट कराना है तो उसको किस बायसिंग में होना चाहिए। तो मैं यार एक बात यहाँ लिख देता हूँ, एमीटर बेस जंक्शन, एक ही टी था ना यार, M2 है, चलो जो भी यार, एमीटर बेस जंक्शन कैसा होना चाहिए, जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड। यानी हमें इसमें ऐसा पक्षपात करना है जिससे कि एमीटर एमिट कर सके। नहीं तो यार कलेक्टर का नाम रखा गया है टू कलेक्ट द इलेक्ट्रॉन। मुझे बता यार कलेक्टर कलेक्ट करता कैसे है। देखो यार यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले, क्योंकि बेस बड़ा थिन है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन रुकते रुकते यहाँ तक पहुँच जाते होंगे, और ये कलेक्टर का जाल है। जाल मतलब कैसा, मुझे बताओ। क्या जब शुरू में ये फील्ड क्रिएट हुई थी तो उसका कारण था इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ जाना, तो क्या यहाँ पॉजिटिव माहौल होगा और यहाँ कैसा होगा, रिलेटिवली नेगेटिव माहौल होगा। तो क्या इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड माहौल है, जंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड माहौल तो होता ही है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ फोर्स देगी यार? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट है तो फोर्स कहाँ मिलेगा, राइट। या तुम ऐसे समझो, यहाँ पॉजिटिव माहौल है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को फोर्स कहाँ मिलेगा, आगे की तरफ मिलेगा कि नहीं। तो ये उसका जाल है, किसका, कलेक्टर का, जो उसने बिछा रखा है। जैसे इलेक्ट्रॉन इस जाल में आएगा, इस चंगुल में आएगा, तो एक बात तय है कि अगर फील्ड के चंगुल में आएगा तो वो गिरेगा कहाँ, कलेक्टर पे गिरेगा, कलेक्टर पे गिरेगा। तो कलेक्टर के कलेक्ट करने का जाल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम बढ़ाना चाहोगे या घटाना चाहोगे, तभी तो वो ज़्यादा अच्छे से अपना काम करेगा। नहीं तो क्या हम कह सकते हैं यार कलेक्टर और बेस के बीच में ऐसी बैटरी लगाओ जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दे। और बढ़ाना इलेक्ट्रिक फील्ड को, याद है यार जंक्शन डायोड में हम फील्ड बढ़ाते कब थे, जब बढ़ाते थे तब रिवर्स बायसिंग करना पड़ती थी, और घटाना होता था तो फॉरवर्ड। तो क्या मैं कह सकता हूँ यार, क्या कलेक्टर बेस जंक्शन कैसा होना चाहिए, शुड बी, जैसा कि हमने नाम रखा है उससे हमें कम से कम समझ में आता है कि ऐसा होना चाहिए, रिवर्स बायस्ड। यानी हमें यार कलेक्टर बेस के बीच में एक बैटरी लगाना है जो फील्ड को बढ़ा दे, और एमीटर बेस के बीच में एक ऐसी बैटरी लगाना है जो फील्ड को कम कर सके। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो यार ये डिवाइस आगे चल के क्या करेगा उसको और समझने के लिए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैंने यार अभी NPN दिखाया है, और मैं बता दूं यार कि हम लोग सारी बातें NPN के जरिए ही करने वाले हैं। PNP में बस इतना सा अंतर है कि NPN में इलेक्ट्रॉन जो काम करता है, PNP में क्या होगा, होल्स वो काम करेंगे। यानी यहाँ किसको ट्रैवल करना है, होल्स को। अच्छा मुझे बताओ, मैं पहले भी बता चुका हूँ किसकी मोबिलिटी अच्छी होती है, इलेक्ट्रॉन की। तो कम पावर कंजम्पशन वाला अरेंजमेंट कौन होगा, NPN या PNP? हाँ NPN। तो ऐसा है ना कि हम लोग सारी बातें भी NPN को लेके ही करेंगे, और सबसे ज़्यादा डिवाइस की चर्चा अगर होती है तो NPN की ही होती है। बाकी तुम्हें बस इतना समझना है कि वहाँ जो काम इलेक्ट्रॉन करता है NPN में, और PNP में वही काम कौन करता है, होल करता है। यानी यहाँ अगर एमीटर एमिट करेगा तो क्या एमिट करेगा, होल। कलेक्टर कलेक्ट करेगा तो क्या कलेक्ट करेगा, होल कलेक्ट करेगा। नहीं तो सीधी सीधी बात कर लेते हैं, उल्टी बात हम लोग समझ लेंगे। धीरे धीरे टीचर लोग अपनी सर्विसेज इन्हेंस कर रहे हैं,
पहले जैसे मैं क्लास लेता तो किसी को बताता नहीं था कि बेटा क्लास है, अब मैं फ़ोन करना शुरू कर दिया। पिछले साल मैंने कई बार फ़ोन किया, बेटा आज क्लास है, जैसे शुरू में बताना पड़ता है। तुम लोगों को नहीं बताया, तुम लोग आते थे ना, इसलिए जब नहीं आते तो तुमको फ़ोन गया है पहले कभी? हाँ हाँ, ऐसी मतलब, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अभी वो प्रॉपर नहीं हुआ, कुछ दिन बाद ये सर्विसेज लिखी जाएंगी ब्रोचर पे। हाँ, उसके साथ ऑब्वियसली उसी के साथ होगा, अभी वो मिल नहीं रहा ना, तो इसलिए मैंने शुरू नहीं किया। हाँ वही तो यार, एमीटर का काम क्या था मैंने बता तो दिया यार। एमीटर का काम है टू एमिट द चार्ज कैरियर, बेस के थ्रू पास करते हुए वो कलेक्ट कहाँ होगा? कलेक्टर पे, है ना। तो मैंने बताया कि बायसिंग कैसी करना है, एमीटर एमिट कर पाए ऐसी बायसिंग करना है। तो बता यार, इस N और P के बीच में हमें कैसी बैटरी लगाना चाहिए? फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग। चलो यार मैं एक स्लॉट बना देता हूँ, अगर ये डायग्राम मिला है तो। यहाँ मैंने यार एमीटर दिखाया है और यहाँ बेस दिखाया है, इनके बीच में हमें एक बैटरी लगाना पड़े तो कैसी लगाओगे? N को नेगेटिव और P को पॉजिटिव। याद है यार, हमने डायोड में भी ये बातें करी थी कि N को नेगेटिव दे दो, P को पॉजिटिव दे दो, तो वो कैसा हो जाता है? फॉरवर्ड बायस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस केस में घट जाती है, और घट जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का एमिट होना आसान हो जाएगा। जैसा इसका नाम है एमीटर, तो इलेक्ट्रॉन को एमिट होना आसान करना है, उसके लिए हमें इसको कैसा रखना पड़ेगा? फॉरवर्ड बायसिंग। मुझे बताओ, इधर वाले कलेक्टर पिन और बेस पिन के बीच में कैसी बैटरी लगाना चाहोगे? हाँ, कलेक्टर में यार ये N टाइप है और ये P टाइप है, तो N को क्या दोगे? यार उसके नाम से उल्टा दे दो, तो N को क्या दे दोगे? पॉजिटिव, और P को क्या दे दोगे? नेगेटिव। तो ये कैसा हो गया? रिवर्स बायस्ड। और रिवर्स बायस इसलिए करना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें बढ़ावा देना है। तुम्हें पता है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कलेक्टर का फेंका हुआ जाल है जो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है। ठीक है, तो ये बातें मैंने बता दी हैं। बायसिंग में मैंने क्या बताया? एमीटर बेस, बेस एमीटर जंक्शन कैसा होना चाहिए? मस्ट बी फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायस्ड, एंड कलेक्टर बेस जंक्शन मस्ट बी रिवर्स बायस्ड। तो आगे बढ़ सकते हैं यार। मैंने बताया एमीटर में सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है, कलेक्टर में मॉडरेट होती है, सबसे कम डोपिंग कहाँ होती है? बेस में होती है। एमीटर का एमिट करना है, बेस से पास करता हुआ चार्ज कैरियर कहाँ कलेक्ट होता है? कलेक्टर में। ठीक है, मैंने यहाँ पे बायसिंग दिखाई है, वही जो मैं बैटरी अभी लगा रहा था, है ना। देखो ज़रा, मैंने यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट दिखाया है कि कैसे मैं बैटरी लगाने वाला। इससे पहले वाले मैंने सब लिखा दिया है भाई, मैंने यार इस स्लाइड में सब कुछ लिखा दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दैट इज़ सफिशिएंट। यही बात मैंने रिपीट करी है उस स्लाइड में, एक्चुअली मुझे उस स्लाइड में बताना था। क्लियर है? सब कुछ प्लान के मुताबिक कई बार नहीं हो पाता है। हाँ भाई, तो मैंने यार यहाँ वायरिंग करके दिखाई है, बस बैटरी कनेक्ट करना है। मैं इसकी वर्किंग यहाँ समझाना चाहता हूँ, है ना। देखो ज़रा, हमारे पास एक कंट्रोल इस बैटरी के थ्रू है। ये बैटरी कंट्रोल करेगी क्या? कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट करें। अच्छा, इसका वोल्टेज बदल के क्या हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि ये फील्ड कितनी वीक करना है? तुम्हें पता है ना कि फॉरवर्ड बायसिंग जैसे ही करोगे P और N को बीच में, तो ये फील्ड क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी, नहीं। और जैसे ही कलेक्टर बेस की बीच में बैटरी लगाओगे तो ये फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। अरे अभी तो बताया यार। तो देखो यार, अभी मैंने ज्वाइंट नहीं किया, जैसे ही ज्वाइंट करेंगे देखो ये फील्ड वीक पड़ गई और ये स्ट्रांग हो गई। ये इसका वीक होना क्या डिनोट कर रहा है? कि इलेक्ट्रॉन को अब पार करने की आज़ादी है। तो यार यहाँ से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉन, मान लिया पर सेकेंड सैकड़ों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, तो कहाँ कलेक्ट होंगे? कलेक्टर। यार ऐसा है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके ट्रैप में फंसेंगे और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इनको फोर्स कहाँ दे रही है? राइट। यार एरो उल्टा बताता है, फोर्स कहाँ दे रही? राइट। तो कहाँ कलेक्ट होंगे? कलेक्टर में कलेक्ट होंगे। तो यार अगर यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जाते होंगे तो 90 95 कहाँ जाते होंगे? कलेक्टर में। इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन
नहीं यार, इसको देख के मुझे एक कॉन्सेप्ट याद आता है। जब हम लोग किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, है ना, तो एक भीड़ होती है गेट पे, नहीं, वहाँ पुलिस वाले या जो भी है डंडा लेके खड़े रहते हैं, रोक देते, कई बार बैरियर लगा दे, भैया अभी नहीं जाना, भक्त अंदर बहुत है। यानी वो डंडा क्या कंट्रोल करता है, कितने भक्त मंदिर के अंदर जाएंगे। फिर एक दो पुलिस वाले खड़े रहते हैं अंदर मंदिर के एकदम बिल्कुल जहाँ आप दर्शन करने जाना उसके बाहर, और कहते भैया जल्दी जल्दी चलो दर्शन करो, आगे निकलो। नहीं, तो वो पहला कंट्रोल किसके हाथ में है? ये भक्तगण है जो दर्शन करने कलेक्टर जाना चाहते हैं, कलेक्टर में दर्शन चल रहे हैं, तो पहला कंट्रोल किसके हाथ में है? पहला कंट्रोल एमीटर बेस के हाथ में है। इस फील्ड को जितना कम करोगे, यानी बैरियर को उतना कम कर रहे हैं, तो भक्तगण उतना ही ज़्यादा जाएंगे। नहीं, अब दूसरा कंट्रोल यार इस बैटरी के हाथ में है, इस फील्ड को जितना स्ट्रॉन्ग करे, यहाँ की पुलिस जितना तत्पर होगी, दर्शनार्थी उतना ज़्यादा कायदे से जल्दी जल्दी दर्शन कर पाएंगे। नहीं, इसका काम था दर्शन कराना। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, कुछ चार्ज कैरियर, जो बिना दर्शन किए इन बगल के रास्ते से निकल, उनको पता ही नहीं था कि दर्शन करना कहाँ है। तो यार दर्शन कराने की जिम्मेदारी इस फील्ड की है। अगर ये वीक पड़ी तो बिना दर्शन करने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। नहीं, तो ये कुछ याद आ रहा है? ऐसा कहीं ना कहीं तो तुमने देखा ही होगा अगर मंदिर गए हो। नहीं यार, तो यार पहला कंट्रोल इनके हाथ में है कि कितने भक्त अंदर जाएंगे, और दूसरा कंट्रोल इनके हाथ में कि कितने भक्त दर्शन करेंगे। और ये वो लोग हैं जो गलती से बिना दर्शन किए बाहर निकल आए, बाद में पता चला भाई दर्शन तो कहीं और करना थे ये तो बाहर ही हो गए मंदिर से ये है मामला। नहीं, तो यार मुझे बताओ अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ राइट जा रहे हैं, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ दो जगहों पे बट रहे हैं कि नहीं? ऐसे जाके यहाँ आया। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन कहाँ कलेक्ट होते हैं? कलेक्टर पे। उनमें से कुछ कहाँ जाते हैं? यानी अगर कोई कहे कि बेस करंट और कलेक्टर करंट में कौन सा करंट ज़्यादा होगा? कलेक्टर करंट ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादातर सीधे सीधे पार करके कलेक्टर में ही गिरते होंगे। अच्छा, ये जो मैंने एरो दिखाया इलेक्ट्रॉन की ट्रैवलिंग दिखाई है, तो करंट मुझे कैसे दिखाना चाहिए? है ना, करंट हमेशा अपोजिट दिखाना होता है। अच्छा, किसी के मन में ये ना है कि सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएंगे तो प्रोसेस खत्म हो जाएगा। देखो यार ऐसा, ये जो बायसिंग बैटरी लगाई जाती हैं वो सप्लाई जारी रखती। जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ेगी तो क्या ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन की कभी कमी नहीं पड़ेगी और ये कंट्रोल प्रोसेस चलता रहेगा। बात समझ रहे हैं? यानी यहाँ की इलेक्ट्रॉन की कमी कौन पूरा करेगा? ये। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ कलेक्ट हो रहे हैं वो कहाँ चले जाएंगे? इस पॉजिटिव में एब्जॉर्ब होंगे या इस पॉजिटिव में एब्जॉर्ब होंगे। तो ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा, ये डिवाइस के इलेक्ट्रॉन खाली नहीं हो जाएंगे। यार तुम ऐसे सोचो, ये पूरा डिवाइस है, ये पूरा डिवाइस है, इस डिवाइस में यहाँ और यहाँ से करंट जा रहा है और वो यहाँ से निकल रहा है। और अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ से दर्शनार्थी चले थे, वो यहाँ से निकले और यहाँ से निकले, तो इन दोनों का सम उसके बराबर होना चाहिए कि नहीं? क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, आई इक्वल टू क्या? आई सी प्लस आई बी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही कि सबसे ज़्यादा करंट कहाँ होगा? एमीटर का, और बेस और कलेक्टर का मिला के एमीटर करंट के इक्वल होगा। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे चेंज इन आई की बात करी जाती है। नहीं, मान लिया पहले 100 निकल रहे थे पर सेकंड, 90 दर्शन कर रहे थे और 10 बिना दर्शन करे निकल रहे हैं। तो अगर मैं 100 के 110 कर दूं तो क्या लगता है कितने दर्शन करेंगे? यार 90% कर रहे थे ना, रेशो वही रहेगा। यानी अगले जो 10 बढ़ाए हैं उनमें 9 और बढ़ जाएंगे, यानी अब 99 दर्शन करेंगे और 11 यहाँ से निकल जाएंगे। नहीं, तो जो बात मैंने आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी बनाया, वो चीज़ हम चेंज के लिए भी लगा सकते हैं कि नहीं? चेंज इन आई विल बी व्हाट? चेंज इन आई सी प्लस चेंज इन आई बी। सेम ही है, यहाँ मैंने वर्किंग समझाई है, वहाँ केवल बायसिंग समझाई थी, वही चीज़ है। बैटरी के अरेंजमेंट वहाँ नहीं दिखाए थे, यहाँ दिखाए हैं। तो यहाँ 2 बैटरी लगे हैं, यहाँ 2 बैटरी नहीं लगे क्या? यहाँ भी देखो यार, ये एक लगा है। अच्छा, ओके ओके
ओके, ये बात मैं तुम्हें बताने ही वाला हूँ। देखो ऐसा है कि हम बेस और एमीटर के बीच में बैटरी लगा के चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसी के दिमाग में आ सकता है सर इनके बीच में लगाना चाहिए था, इनके बीच में क्यों लगा दिया। तो ऐसा होता है कि हम लोग किसी एक को कॉमन मान के अरेंजमेंट बनाते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट मैंने दिखाया है इसको बोलते हैं कॉमन एमीटर मोड। कॉमन एमीटर मतलब कि एमीटर को हमने कॉमन रखा है, जनरली वो कॉमन वोल्टेज 0 रखा जाता है, और एमीटर के रिलेटिव हमने बेस को वोल्टेज लिया है, और एमीटर के रिलेटिव ही हमने कलेक्टर को वोल्टेज दिया है। तो जिसके रिलेटिव हम वोल्टेज देते हैं दैट इज कॉमन। तो ये कौन सा मोड मैंने समझाया है? कॉमन एमीटर मोड। क्या बात समझ रहे हैं? पिछला मोड जो मैं समझा रहा था ये वाला, इसमें पता है कौन सा कॉमन था यार? क्या बताओ, यहां मैंने बेस के रिलेटिव एमीटर को दिया है और बेस के रिलेटिव कलेक्टर को दिया है, तो ये हमारा कॉमन बेस मोड था। और अगला वाला जो मैंने डायग्राम समझाया है वो कॉमन एमीटर समझा दिया है। अभी मैं यार इसका सिंबॉलिक डायग्राम में इसकी भी बात करने वाला हूं। मैंने यार अभी कॉमन एमीटर मोड दिखाया है। मुझे बताएं, ये एंड बेस है, ये एंड, अरे क्या पता कलेक्टर भी हो सकता है, और लेकिन मैंने एरो बना दिया अब पक्का हो गया। ये क्या है? हाँ, नीचे वाला एमीटर है और ऊपर वाला कलेक्टर है। अब मैं बेस और एमीटर के बीच में बैटरी लगाने वाला हूं, और बाद में बेस और कलेक्टर के बीच में बैटरी लगाने वाला हूं ऐसे। तो मुझे बताओ ये कौन सा मोड है? ये कॉमन अच्छा लिखा ही है पहले से चलो, तो ये नहीं लिखा है कि बैटरी लगाना कैसे है। मुझे बताओ जरा, ये पहले तो तय करो ये ट्रांजिस्टर कौन सा है। कैसे पता यार? एरो हमेशा कहाँ से कहाँ होता है? P से N होता है। अब अगर PN मिल गया है, P बीच में है, तो उस किनारे क्या होगा? N होगा। तो पता चल गया ये NPN ट्रांजिस्टर है। मुझे बताओ इसकी बायसिंग वोल्टेज कैसी लगाई जाएंगी, और अगर इसकी लगा पा रहे हैं तो आगे भी करेंगे। पहले इसमें बताएं यार किसको पॉजिटिव किसको निगेटिव देना चाहिए। बताओ यार, बेस और एमीटर के बीच में ये स्लॉट खाली है, यहाँ बैटरी लगाना है। तो बताओ P को क्या देना है? पॉजिटिव। N को क्या देना है? निगेटिव। क्या बताओ एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस्ड हो गया? तो फिर बताओ कलेक्टर और बेस के बीच में N को क्या देना है? पॉजिटिव। दूसरे के बारे में सोचना ही नहीं है, वो अपने आप निगेटिव हो जाएगा। ये मैंने कौन सा मोड बताया है? कॉमन बेस। तो मैंने यार यहाँ अर्थिंग कर दी और बेस के मुकाबले कलेक्टर को और बेस के मुकाबले एमीटर को बैटरी दी है। तो क्या इसका डायग्राम बना पाएंगे? कॉमन एमीटर मोड। यार मैंने एक बता दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ दूसरा मोड तुम लोग बैटरी लगा के दिखाओगे। यही NPN के लिए ही बनाते हैं हम लोग। हाँ भाई, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? ये एमीटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है, और ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? अगेन क्या एरो हमेशा कहाँ से कहाँ होता है? P से N होता है। तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? NPN। इस बार कॉमन किसे रखना है? एमीटर को। आमतौर पे कॉमन को हम अर्थ कर देते हैं और उसी के मुकाबले वोल्टेज देना है। इसके मुकाबले देना है मतलब इसके और इसके बीच में स्लॉट बना दे, और इसको कॉमन रखना है तो इसके और इसके बीच में स्लॉट बना दें। स्लॉट तय कर लिया यार, किसको कॉमन रखते हुए बैटरी लगा पाएंगे? लगाओ। वहाँ बना होगा डायग्राम, नहीं बना है? अच्छा नहीं बना है, क्योंकि ये भी सिखाना है कि कैसे बनाते हैं। कलेक्टर को रिवर्स करना है, कलेक्टर को रिवर्स करना है यार। कलेक्टर को रिवर्स करना है तो N के हिसाब से, नाम के हिसाब से नहीं देना है। N को क्या देंगे? पॉजिटिव देंगे, है ना। एमीटर को क्या करना है? फॉरवर्ड करना है, तो इसको नाम के हिसाब से देंगे। तो N को क्या देंगे? N को नेगेटिव देंगे, नहीं, और P को पॉजिटिव। मिलाएं जरा, कितने लोगों ने सही किया है? नहीं यार, तुम ऐसे समझो, एमीटर को फॉरवर्ड रखना है तो बस ये सोचो एमीटर का नाम N है ना, तो बस हमें N देना है। नाम के हिसाब से एमीटर को देते हैं और नाम के अपोजिट कलेक्टर को देते हैं। दूसरा साइड सोचो ही मत यार, हमें एमीटर को फॉरवर्ड बायसिंग रखना है ना।
तो एमीटर का नाम n है, तो n साइड हमने क्या दे दिया, नेगेटिव, तो उल्टी साइड तो पॉजिटिव देना ही पड़ेगा। कलेक्टर का नाम n है, तो नाम के हिसाब से नहीं देना, नाम का उल्टा देना है। n मतलब नेगेटिव, हमने दिया क्या है, पॉजिटिव, ये है। तो कॉमन कलेक्टर मोड बना पाएंगे। कॉमन कलेक्टर मोड है, तुम चाहते तो एमीटर को उस तरफ दिखा देते, कलेक्टर को इधर, इसमें कोई बुराई नहीं है ना, क्योंकि अर्थ नीचे दिखाना थोड़ा अच्छा लगता है, बाकी इसमें कोई रूल भी नहीं है। हमने यार एमीटर, ये एरो ऊपर बना दिया है, तो अब ये क्या बन गया, एमीटर, बीच वाला क्या होता है, बेस, और ये क्या बन गया, कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर रखना है तो अर्थ को, कलेक्टर को क्या कर देते हैं, अर्थ, और उसी के मुकाबले यहाँ और उसी के मुकाबले यहाँ बैटरी स्लॉट बनाना है। बाकी लोग यार कलेक्टर के मुकाबले यहाँ और कलेक्टर के मुकाबले एमीटर को बैटरी लगाना है, बायसिंग वोल्टेज लगाना है। तो बताएं एमीटर को क्या देने वाले हो, एमीटर को क्या देने वाले हो, ये n है ना नाम में, क्या देने वाले हो, नेगेटिव, और अपोजिट साइड पॉजिटिव अपने आप आ जाएगा। अपोजिट की चिंता नहीं करना, बस एमीटर और कलेक्टर की चिंता करना है। मुझे बताओ यहाँ कलेक्टर को क्या देने वाले हो, कलेक्टर को n है तो उल्टा दे दो प्लस, बस इतना काम। कितने लोगों ने कर लिया है, कोई दिक्कत है? एक्चुअली रूल एमीटर और कलेक्टर के लिए है, बेस की हमें चिंता नहीं करना। बोलो बेस में क्या चिंता हो गई? ओके देखो ऐसा है कि मैं कह रहा हूँ ये भी नेगेटिव है -10 वोल्ट नहीं, और ये वाला नेगेटिव -20 वोल्ट है नहीं, तो बताओ P और E के बीच में रिलेटिव वोल्टेज फॉरवर्ड हो सकता है कि नहीं? बात समझ रहे हैं? यहाँ पे एमीटर को हमने फॉरवर्ड बायसिंग में रखना था, एमीटर को फॉरवर्ड बायसिंग में तो नेगेटिव देना ही था, ये एमीटर को फॉरवर्ड बायसिंग में रखना, एमीटर n है तो उसको नेगेटिव देना ही था, है ना। और यहाँ पे कलेक्टर को रिवर्स रखना था तो इसको पॉजिटिव देना ही था। तो अब किसी के दिमाग में ये आ सकता है सर बेस और एमीटर के बीच में, तो वो ऐसे जस्टिफाई हो सकता है ये नेगेटिव हो और ये ज़्यादा नेगेटिव हो तो क्या रिलेटिव पॉजिटिव हो गया कि नहीं? हमें बस एक एमीटर का एंड सोचना है और एक कलेक्टर का एंड सोचना है। क्या ये बात क्लियर है? अब यार मैंने सारे डायग्राम NPN के बनाए हैं, कम से कम एक डायग्राम हम लोग, चलो मैं PNP ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस मोड बना रहा हूँ, कॉमन बेस। पहले तो मुझे बताओ कॉमन बेस ऐसे लिटा के बना देता हूँ, ठीक है। एक कॉमन बेस है इसलिए अर्थ ज़मीन पे नीचे बनाए तो अच्छा रहता है। ये बेस है, इनमें से कौन कलेक्टर है ना, एरो हमने यहाँ बना दिया तो ये क्या बन गया, अरे एमीटर, और ये क्या बन गया, कलेक्टर नहीं, ये एमीटर ये कलेक्टर। एरो हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, P से N, तो इसका मतलब ये P है और ये N है, और किनारे किनारे P होता है तो ये भी क्या होगा, P होगा। पूरी बात हो गई। अब मुझे बताएं बैटरी कैसे लगाओगे, लगा पाओगे? पॉजिटिव दे देंगे नहीं, और कलेक्टर वाले को नेगेटिव दे देंगे, बस बात खत्म। तो यार चाहे NPN हो चाहे PNP हो, रूल एक जैसे हैं। एक डिवाइस को जब हम बायस्ड कर देते हैं, मैंने यार बेस P को पॉजिटिव N को नेगेटिव ऐसे बायसिंग कर दिया किसी बैटरी से, और कलेक्टर को भी हमने मान लिया NPN है तो N को क्या दे दें, पॉजिटिव, और P को क्या दे दें। बता सकते हैं कौन सा मोड बनाया मैंने? कॉमन एमीटर। एरो जिस तरफ है वही एमीटर होता है, तो ये कॉमन एमीटर है। और कौन सा ट्रांजिस्टर है? अच्छा देख के समझ में आ रहा है तुम्हें यार, एरो से देखना चाहिए, P से N की तरफ होता है तो उसके बाद समझ में आ जाएगा ये कौन सा है, NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है।
तो यार जब तक हम बायसिंग वोल्टेज ना दें, क्या तब तक सर्किट में करंट की उम्मीद करते हो? नहीं करते हो। अभी मैंने बायसिंग वोल्टेज दिया है, तो क्या बताओ यहाँ कोई बेस करंट होगा? नहीं, बेस करंट। यहाँ क्या होगा? एमीटर करंट। और यहाँ क्या होगा? कलेक्टर करंट। जरा एरो चेक कर ले, एरो हमेशा P से N होना चाहिए, यानी करंट यहाँ देखो P से N एमीटर से निकल रहा है और बेस से और कलेक्टर से एंट्री कर रहा है ना। ये बात हम लोग कर चुके हैं कि बेस और कलेक्टर मिल के जो करंट देते हैं वो किसके बराबर होता है, यानी दो जगह से करंट जा रहा है और एक जगह से बाहर आ रहा है। नहीं, कैरियर वाइज कुछ उल्टा होता था। खैर, मैंने यार यहाँ पर कुछ सर्टेन वोल्टेज फिक्स कर रखा है। अगर मैं इसको फिक्स कर दूं तो ऑब्वियसली अगर मैंने बायसिंग वोल्टेज फिक्स कर दिया तो IB IC IE फिक्स होगा, इनका रेशियो भी फिक्स होगा। तो एक सर्टेन बायसिंग वोल्टेज के लिए ये पैरामीटर डिफाइंड है, इनको हम क्या बोले? अल्फा बीटा पैरामीटर। एक सर्टेन बायसिंग वोल्टेज के लिए इन पैरामीटर को डिफाइन किया गया है। नहीं, यानी ये डिवाइस के बारे में थोड़ा सा सेंस देते हैं कि कहाँ करंट किस लेवल का है, बस इतनी सी बात है। तो यार एक पैरामीटर है बीटा पैरामीटर और एक है अल्फा। बीटा होता है IC बाई IB, बीटा क्या होगा? IC बाई, और ये होगा IC बाई IE, ये होगा IC बाई IE। कोई मुझे बता सकता है इनमें से कौन सा पैरामीटर बड़ा होगा? हाँ, बीटा या अल्फा? बीटा काफ़ी बड़ा होगा। मुझे बताओ सबसे ज़्यादा करंट किसका होता है? IE का, ये बात सबको पता है। उससे कम अगर किसी का होता है तो किसका? कलेक्टर का। और सबसे कम किसका होता है? यार ये सबको पता है कि यार भक्त लोग एमीटर से निकलते थे, कलेक्टर पे ज़्यादातर पहुंचते थे 90% और कुछ परसेंट बेस। तो उसी हिसाब से हम करंट को समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो मुझे बताओ, अगर सोचो 90 एम्पियर ये है तो 10 एम्पियर लगभग ये होता होगा इस लेवल का। कभी कभी ये और भी बड़ा रेशियो होता है क्योंकि वो बायसिंग वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो यार बीटा की वैल्यू कम से कम 1 से तो बड़ी है ही है, और ये काफ़ी लार्ज होगी, है ना, लार्जर देन 1 से लार्जर होगी, और थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी बड़ी होगी। नहीं, मतलब बीटा 1 से काफ़ी बड़ा होता है। मतलब काफ़ी बड़ा मतलब वो मैं कह सकता हूँ यार कि 8-10 से लेके 50-60-70 ऐसा कुछ वैल्यू मिलेगा बीटा का। ठीक है। अल्फा के बारे में क्या कह सकते हैं? यार इतना तो पक्का है कि एमीटर का करंट कलेक्टर से ज़्यादा होता है। तो क्या ये आंसर 1 से छोटा होगा? और बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होगा, थोड़ा ही। जैसे मैंने कहा कि 90% है तो 90/10 और 95% तो 95/100, ऐसा कुछ 9/10 या ऐसा कुछ रेशियो होगा। ये 1 से छोटा होगा लेकिन थोड़ा ही छोटा होगा, यानी कुछ 0.8 0.9 इस तरह का वैल्यूज़ होंगी, है ना। क्या इतनी बात सब लोग समझ पा रहे हैं? अच्छा, जब मैं लिखता हूँ यार बीटा IC बाई IB अल्फा IC बाई IE, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक सर्टेन फिक्स बायसिंग वोल्टेज के लिए मैंने इसको लिखा है। कभी कभी बीटा AC और बीटा अल्फा AC ऐसे पैरामीटर बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन किए जाते हैं। देखो यार ऐसा है कि ये ना भी लिखा हो, AC ना भी लिखा हो, तो हम ऐसे पहचान सकते हैं कि अगर डेल्टा IC और डेल्टा IB का रेशियो है, मतलब कि हमने बैटरीज में वेरिएशन करके ये रेशियो निकाला है, यानी चेंज ऑफ करंट का रेशियो निकाला है, तो वो बीटा AC है। और अगर बिना चेंज किए किसी सर्टेन करंट के लिए रेशियो निकाला है तो वो DC है। ये बीटा DC है और ये बीटा AC है। इसी तरह से अल्फा AC क्या होगा? डेल्टा IC डिवाइड बाई डेल्टा IE। एक सर्टेन वोल्टेज के छोटे मोटे वेरिएशन पे दोनों रेशियो लगभग सेम होते हैं। छोटे मोटे चेंजेस के लिए, जैसे यार कोई बैटरी पे IB मान लिया 1 माइक्रो एम्पियर है ना, ये 1.1 कर दिया, तो अगर IC 2 मिली एम्पियर था तो वो 2.2 हो जाएगा। मतलब जैसे ये 10% बढ़ा तो वो भी 10% बढ़ जाएगा, क्योंकि चेंजेस उसी प्रपोर्शन में होते हैं तो रेशियो लगभग सेम रहते हैं, है ना। तो छोटे मोटे पर्पस के लिए अपने मन से हम कुछ एजम्पशन मान सकते हैं कि बीटा AC और बीटा DC सेम ही होगा। चलो
अभी मैं एक और बात करने वाला हूँ, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा पैरामीटर्स, और उसको हम जनरलाइज निकाल लेते हैं। मुझे बताओ, क्या हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है I = IC + IB? ये बात हम चेंज के लिए भी लगा सकते हैं और टोटल सम के लिए भी लगा सकते हैं। ठीक है, हमें रिलेशन लाना है, मैं सीधा सीधा ला देता हूँ, ज़्यादा मेहनत नहीं करते। इस पूरी इक्वेशन में मैं IC से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं IC से ही इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि IC सब में आया है, दोनों में IC आया है। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन में हम लोग IC से डिवाइड करते हैं, IE/IC, ये IC/IC, और ये क्या आ गया, IB/IC। ठीक है, मुझे बताओ, ये IC कट गया तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, IE/IC को हम क्या लिख सकते हैं यार, ये देखो, ये अल्फा नहीं है, ये उसका उल्टा है, तो ये कितना है, 1/अल्फा। और IB और IC के रेशियो को क्या लिख सकते हैं, 1/बीटा। ठीक है, तो फैशन के हिसाब से मैं लिख देता हूं इस रेशियो को, अल्फा कॉमन ले लें तो ये आएगा 1 - अल्फा, एलसीएम ले लिया है, तो बीटा का आंसर आ रहा है अल्फा / 1 - अल्फा। ये अल्फा बीटा रेशियो है, इसी फैशन में पूछा जाता है। सीधे सीधे रिलेशन पूछा जा सकता है, या कोई एक वैल्यू बीटा की दे देगा और अल्फा पूछ लेगा, या अल्फा दे देगा तो याद रहेगा भाई। अभी मैंने कोई एक अरेंजमेंट अपने मन से रेंडमली बना लिया है, वहाँ कौन सा अरेंजमेंट है, वहाँ के अरेंजमेंट के हिसाब से होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इस बायसिंग के लिए या इस तरह के मोड के लिए होता है, नहीं, किसी भी मोड में बीटा IC और IB का रेशियो होगा, दैट्स इट। वो चाहे जो तरह की बायसिंग हो, चाहे जो वाला मोड हो, चाहे वो NPN हो, चाहे PNP हो, सबके लिए ये रूल काम करेगा। बीटा का मतलब ही यही है। क्या सुरेश, तुम्हें अपनी बात का जवाब मिला है कि एमीटर से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो बेस को पार करते हुए सीधे कलेक्टर में कलेक्ट होते हैं। बेस के लिए टर्न करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को बेस के रास्ते लौटने के लिए, और कलेक्टर सीधे स्ट्रेट मिलता है। तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन कहाँ कलेक्ट होंगे, कलेक्टर पे, तो इसलिए बेस करंट कम होता है, कलेक्टर करंट ज़्यादा होता है। तो ऐसा है कि हम लोगों ने जब डायोड पढ़ा था तो हम लोगों ने डायोड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि हम उस डिवाइस को डिफरेंट सिचुएशन में परखते हैं, है ना। तो भाई अब ये डिवाइस बना किस लिए है, करंट फ्लो कराने के लिए, तो हम लोग डिफरेंट वोल्टेज सिचुएशन में करंट को परखना चाहते हैं। डायोड में भी हमने यही किया था कि जो बायसिंग वोल्टेज है उसको बदल बदल के हमने देखा था कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है। पहले फॉरवर्ड बायसिंग में चेक किया था, फिर रिवर्स। तो यहाँ भी हम कुछ डिफरेंट सिचुएशंस में इस डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक समझना चाहते हैं, है ना। और कैरेक्टरिस्टिक को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट जनरली हम लोग बेस साइड वाले पोर्शन को इनपुट बोलते हैं और कलेक्टर साइड वाले को आउटपुट बोलते हैं। अभी थोड़ी देर में हम एम्पलीफायर सर्किट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, ये इनपुट एंड है और ये क्या है, आउटपुट एंड है। तो यार इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि इनपुट साइड के करंट को समझना डिफरेंट वोल्टेज सिचुएशन में, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि आउटपुट करंट को समझना डिफरेंट वोल्टेज सिचुएशन में। क्या इतनी बात समझ में आना चाहिए कि इनपुट में हमें इनपुट एंड के करंट को समझना है और आउटपुट में हमें आउटपुट। अब यार यहाँ पे क्या डबल मामला हो गया है, इसलिए हमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक समझना पड़ रही हैं, वरना डायोड में हमने बस फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग इतना समझा था, है ना। तो जब भी हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो पहली बात कर आउटपुट का वोल्टेज क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। ये वोल्टेज कैसा हो जाएगा, है ना, कलेक्टर वोल्टेज को हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। कलेक्टर वोल्टेज फिक्स कर देंगे और फिर ये जो बायसिंग वोल्टेज यहां लगाया है इसको बदल बदल के देखेंगे करंट में क्या फर्क पड़ रहा है। क्या बात समझ रहे हैं। क्या ये बायसिंग वोल्टेज याद है, ये वो पुलिस वाले हैं जो भक्तों को मंदिर के अंदर एंट्री कराते थे, यानी ये वोल्टेज सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि नहीं। तो इस वोल्टेज को बदल बदल के हम देखेंगे कि बेस करंट क्या है। अच्छा मैं बता दूं, इसके बदलने से न सिर्फ बेस करंट बदलता होगा बल्कि हर तरह का करंट बदलता होगा। मुझे बताओ, जो मेन एंट्री गेट है वहां से अगर ज़्यादा भक्त जाएंगे तो IE बढ़ेगा,
IB भी बढ़ेगा और, लेकिन अभी फिलहाल हम IB अकेले से अंदाजा लगाना चाह रहे हैं, बढ़ेगा तो सब कुछ। क्या ये बात समझ रहे हैं? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, उसका मान रखते हुए हम केवल इनपुट करंट को मेजर कर रहे हैं। सोचो किसी ने यहाँ पे एक इनपुट करंट मेजर करने के लिए यहाँ कोई एमीटर लगा रखा है, बस उसकी बात हम कर रहे हैं कि बैटरी बदलने से उस एमीटर में कैसे कैसे हरकत हो रही है। ठीक है। अच्छा, ये तुम देख रहे होगे ये रेजिस्टेंस लगा दिए गए हैं, तो रेजिस्टेंस केवल इसलिए लगाए हैं कि इनको प्रॉपर बायसिंग वोल्टेज दी जाए, कभी शॉर्ट सर्किटिंग का मामला ना आए। नहीं, कभी कभी ऐसा ना कि वोल्टेज हद से ज़्यादा हो तो डिवाइस ख़राब हो सकता है, तो कुछ वोल्टेज ये हैंडल कर लेगा, है ना। तो इसको जनरली इनपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं और इसको हम, ये आउटपुट एंड है तो आउटपुट रेजिस्टेंस बोलेंगे, कलेक्टर साइड। खैर, तो कैरेक्टरिस्टिक हम कैसी देखने वाले हैं जरा देखें। अगर मैं V इनपुट बदलूंगा, V इनपुट मतलब ये वोल्टेज बदलूंगा तो इनपुट वोल्टेज बदलेगा। यार यहाँ मैंने VI लिखा है और यहाँ VB भी लिखा है, क्या बताओ ये इनपुट वोल्टेज किससे इन्फ्लुएंस्ड है? ये जो इनपुट वोल्टेज है वो इसी का वोल्टेज तो है, ये वोल्टेज बदलेंगे तो इनपुट वोल्टेज बदलेगा। नहीं, मुझे बताओ अगर इनपुट वोल्टेज मैं 0 रखूं तो सर्किट में करंट होगा या नहीं? अरे बिना वोल्टेज के तो वो इलेक्ट्रॉन निकलते ही नहीं है, एमिट ही नहीं होंगे तो करंट कहाँ होगा? यार एक सर्टेन वोल्टेज से पहले क्या हम सर्किट में करंट की उम्मीद कर सकते हैं? इतना तो वोल्टेज कम से कम चाहिए कि उसके इलेक्ट्रॉन का कुछ बंच उस बैरियर को पार कर सके जो एमीटर और बेस के बीच में है, और उसके बाद करंट आना शुरू हो जाएगा। क्या बताओ उसके बाद अगर थोड़ा भी वोल्टेज बढ़ाओगे तो एक बड़ा बंच इलेक्ट्रॉन का पार करने लायक हो जाएगा, और बढ़ाओगे तो और बड़ा बंच इलेक्ट्रॉन का पार करने लग। ये कुछ वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक है जैसा हम लोगों ने फॉरवर्ड बायसिंग PN डायोड का कैरेक्टरिस्टिक देखा था। ये कुछ इस तरह से बढ़ता हुआ ग्राफ हमें देखने को मिलेगा, किसके किसके बीच में? IB और VB के बीच में। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा बहुत ये समझ में आ रहा होगा। अगेन यार ये क्या करंट वोल्टेज ग्राफ है और वो लीनियर नहीं है, तो ये नॉन ओमिक बिहेवियर है कि नहीं? हम क्या यहाँ से इनपुट रेजिस्टेंस की बात कर सकते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस क्योंकि ये नॉन ओमिक है तो चेंज से निकलेगा। जैसे मैं कहता हूँ यार डेल्टा IB ये इनपुट करंट का चेंज है और ये क्या है? डेल्टा V। तो क्या बताओ डेल्टा V इनपुट डिवाइड बाय डेल्टा I इनपुट, है ना, ये हमें क्या देगा? R इनपुट अगर हमें निकालना हो तो इस ग्राफ की मदद से। क्या बताओ ऑब्वियसली R भी डायनेमिक है, मतलब वोल्टेज बदल देंगे तो यही डिवाइस अलग रेजिस्टेंस शो करेगा, वोल्टेज कम रखेंगे तो यही डिवाइस अलग R शो करेगा। डायनेमिक रेजिस्टेंस है, एक सर्टेन वोल्टेज के लिए डिवाइस को यूज़ किया जाता है तो उस समय हम कोई एक सर्टेन रेजिस्टेंस का समझ सकते हैं। बात क्लियर है? अगली बात हम लोग करने वाले हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो यार आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमें क्या करना है? कहाँ चले गए यार आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में? तो यार जैसे हमने यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज फिक्स रख के यहाँ क्या किया था कि इनपुट वोल्टेज बदल बदल के करंट देखा था। यार आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का फैशन थोड़ा अलग है, वो हजम हो चाहे ना हो ऐसे ही हमें करना है। क्या है कि हम लोग इनपुट करंट फिक्स रख के आउटपुट करंट देखेंगे वोल्टेज बदल बदल के। यानी हमें बदलना क्या है? यानी हमें एक्स एक्सिस में कौन सा वोल्टेज करना है? VCC मतलब ये कलेक्टर एमीटर के अक्रॉस जो बायसिंग वोल्टेज लगाया जा रहा है वो वोल्टेज बदलना है। नहीं, और वो वोल्टेज बदल बदल के हमें किसको ऑब्जर्व करना है? कलेक्टर करंट को। और फिक्स क्या रखना है? बेस करंट। मैं एक्सपेक्ट करता था कि बेस वोल्टेज क्यों नहीं फिक्स रखा। जब यहाँ कलेक्टर वोल्टेज फिक्स रखा था और इनपुट वोल्टेज और करंट के बीच में निकाला था तो मैं उम्मीद कर रहा था कि यहाँ बेस वोल्टेज फिक्स रखे, लेकिन ये फैशन नहीं है। अब क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, ऐसे ही जो फैशन में चल रहा है वही मुझे बताना है। ठीक है, क्या फिक्स रखना है? बेस करंट। तो ऐसा है कि बेस करंट फिक्स है। नहीं, कुछ ऐसे समझो यार कि पहला गेट ओपन है, भक्त लोग अंदर जा रहे हैं, 10 भूले भटके बिना दर्शन के लौट रहे हैं और 90 दर्शन कर रहे हैं। नहीं, अगर कलेक्टर का वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या होगा? कलेक्टर का वोल्टेज बढ़ाओगे तो पहले 90 जा रहे थे, हो सकता है 95 जाने लगे।
या 92 जाने लगे, 2 बेस करंट कम हुआ ना, 2 का बेस करंट कम होगा, अगर 92 जाने लगे तो 8 ही इलेक्ट्रॉन तो बेस में जाएंगे, कोई बात नहीं, हमने थोड़ा सा इस वोल्टेज को एडजस्ट किया सच दैट कि 8 की जगह वो फिर से क्या हो जाए, 10 हो जाए। लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा एडजस्ट करोगे तो फिर भक्त भी ज़्यादा निकलेंगे। तो यहाँ 10 किया है तो हो सकता है कि अब भक्त जो है 100 के बजाय 105 निकल रहे हों। 10 इसमें जा रहे हैं और 95 कहाँ जाने लगे, कलेक्टर में जाने लगे। क्या ये बात समझ पा रहे? तो अच्छा बताओ कि VCC बदल बदल के हम करंट में बहुत ज़्यादा बदलाव कर सकते हैं क्या? देखो यार, वो सारा डिपेंड करता है कि निकल कितने रहे हैं। तुम VCC बदलते जाओ और उस वोल्टेज को गेट बहुत तेजी से ना खोलो, बहुत थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा, तो क्या बताओ वो दर्शन कराने वाले पुलिस वालों की तत्परता बढ़ा दी जाए तो ज़्यादा दर्शनार्थी दर्शन करेंगे, या मेन गेट का गेट खोलने से ज़्यादा दर्शन करेंगे? गेट खोलने से। मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि VCC के हाथ में बहुत कुछ नहीं है, वो उतने ही लोगों को दर्शन करा सकते हैं जितने वहाँ से छोड़े जा रहे हैं, और कुछ तो अनाड़ी होते हैं जिनको भटकना ही है, वो भटकेंगे, वो बेस करंट देंगे। नहीं, अनाड़ी मतलब थोड़ा किसी को बेवकूफ़ कहने का अच्छा तरीका है, अनाड़ी सुन के थोड़ा ना अच्छा लगता है। वो पुरानी फिल्मों में एक आध बार हीरोइन बोल देती थी हीरो को अनाड़ी, तो वो अच्छा शब्द बन गया है वही मतलब डफर। हाँ भाई, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर VCC बिल्कुल ना रखा जाए तो करंट होगा या नहीं? मैं कह रहा हूँ कलेक्टर कोई तत्परता ना दिखाए, दर्शन होंगे या नहीं? अरे कुछ तो हो यार, पुलिस वाले ना भी हो तो भी दर्शन कर। भाई कलेक्टर का रास्ता ही वही एमीटर से निकला, कलेक्टर में गिरना है, तो यार क्या ये 0 होगा तो भी कुछ ना कुछ करंट होगा। इनकी तत्परता बढ़ने से करंट को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यार एक लिमिट के बाद तुम देखोगे कि बहुत ज़्यादा फर्क इसमें नहीं पड़ रहा है। अगर तुम्हारा IB फिक्स है लेटर से 50 माइक्रो एम्पियर, तो ये ग्राफ भी एक लिमिट के बाद बहुत थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करेगा। क्यों? क्योंकि इस बैटरी के हाथ में ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। नहीं, हाँ, अब अगर तुम सब कुछ बदल दो, मान लिया बेस करंट को तुम अभी 50 माइक्रो एम्पियर पे फिट किए हो, अगर तुम उसको 100 माइक्रो एम्पियर पे फिट कर दो, इसका मतलब तुमने वहां से एडजस्टमेंट किया है, और वहां से एडजस्टमेंट किया है तो फिर ये ग्राफ ही अलग लेवल का चलेगा। नहीं, लेकिन फिर भी उस नए एडजस्टमेंट की भी तो एक सैचुरेशन लिमिट आएगी। मान लिया मैंने कहा IB अभी मैंने 70 माइक्रो एम्पियर कर दिया है, तो उसका भी तो एक सैचुरेशन लेवल आएगा। यानी ये ग्राफ इस VCC के हाथ में बहुत ज़्यादा नहीं है, उसका कोई ना कोई लेवल आता है जब वो सैचुरेशन शो करना पड़ता है, मतलब बढ़ाओगे बहुत लेकिन उसका फ़र्क करंट में ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। इसी को बोलते हैं सैचुरेशन लेवल। तो यार हमने डिवाइस को थोड़ा और समझने की कोशिश करी है इन वोल्टेज को बदल बदल के, तो डिवाइस से थोड़ा और फैमिलियर जैसा महसूस हो रहा होगा, है ना? क्या बताओ, यहाँ पे अगर मैं कहूँ शुरुआती रेजिस्टेंस और बाद के रेजिस्टेंस में, पहले तो ये समझें कि ये डेल्टा I है और ये क्या है, डेल्टा V। तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप बोले तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर में करंट है और बेस में वोल्टेज है, तो ये रेजिस्टेंस नहीं है, 1 बाई रेजिस्टेंस है। तो देखो यार, स्लोप लगातार कम हो रहा है, और स्लोप कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। यानी यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है या बाद में रेजिस्टेंस ज़्यादा है? यहाँ कम है, वहाँ ज़्यादा है। अरे कहाँ, जब बैटरी को कोई रिस्पॉन्स ना करे तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है। बात समझ रहा है? बाकी तुम यहाँ से देख सकते हो स्लोप रेजिस्टेंस के इन्वर्स में है, तो यहाँ स्लोप कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इस तरह के कंपैरिजन कभी पूछे जाए तो थोड़ा सा फीलिंग होना चाहिए। तो क्या यार, अब हम डिवाइस को और अच्छे से पहचानने लगे हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब डिवाइस को महसूस करना। ये बिहेवियर जो मैंने दिखाया, इनपुट वोल्टेज के साथ करंट बदल रहा है। ऑब्वियसली यार केवल बेस नहीं, कलेक्टर भी बदलता होगा और उनका भी बिहेवियर ऐसा ही होता होगा। हमने भले बेस का ग्राफ बनाया है क्योंकि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बना रहे थे। आगे बढ़ सकते भाई लोग। तो ये NCERT से कॉपी किया हुआ डायग्राम है सीधे सीधे। ट्रांजिस्टर के मैंने कुछ एप्लीकेशन बताए थे, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज स्विच और ट्रांजिस्टर एज लॉजिक गेट। ट्रांजिस्टर का यूज़ लॉजिक गेट में होगा,
वो हम लॉजिक गेट के समय पढ़ेंगे। एज अ स्विच सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मैंने यहाँ ग्राउंड दिखाया है, मतलब यहाँ का वोल्टेज कितना है, 0 है। मैं यहाँ से यहाँ तक का एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL लगाने वाला हूँ, ठीक है। क्या बताओ, यहाँ का वोल्टेज 0 है, यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या वो V इनपुट कहलाएगा, और ये अगर IB का करंट है तो यहाँ से यहाँ में मुझे -IB RB करना चाहिए, नहीं, और यहाँ से यहाँ पर कुछ वोल्टेज होगा VBE। मैं बता दूं यार, ये जो वोल्टेज एमीटर के बीच में, बेस और एमीटर के बीच में वोल्टेज होता है बायसिंग कंडीशन में, वो फील्ड बड़ी थिन हो जाती है, और फील्ड थिन हो जाती है तो इसका वोल्टेज भी बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। हम यहाँ से चले थे V इनपुट, तो V इनपुट का फॉर्मूला क्या आएगा, ये इज इक्वल टू कहाँ आ गए, 0 पे आ गए, तो V इनपुट का फॉर्मूला क्या होगा, वो आएगा IB RB प्लस VBE। कुछ छूटा तो नहीं है। दूसरा है वोल्टेज इक्वेशन फॉर आउटपुट एंड, यही 0 से चलते हैं और यहाँ से वापस यहाँ तक के लिए हम लोग एक इक्वेशन बना रहे हैं। देखो जरा, इस एंड यहाँ से जुड़ा है, ये एंड यहाँ से जुड़ा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ इस C और E के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही आउटपुट वोल्टेज है, यार जो C और E के अक्रॉस वोल्टेज है वही आउटपुट वोल्टेज है, ऐसे लिख सकते हैं। मैं एक काम कर रहा हूँ, O से चलता हूँ, 0 से, यहाँ से 0 चलता हूँ और यहाँ से यहाँ आता हूँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। क्या मैं उसको V आउटपुट कह सकता हूँ? अरे चलो, तुम्हें यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से यहाँ आ गए, तो क्या ये सीधे V आउटपुट में आ गए? यहाँ से यहाँ V आउटपुट है प्लस, फिर यहाँ से अंदर आते हैं। क्या बताओ, ये करंट IC इसी के थ्रू तो फ्लो कर रहा होगा, ये तो बस वोल्टामीटर लगा है मेज़र करने के लिए। तो हम यहाँ से नीचे आएंगे तो क्या आएगा, हाई साइड जा रहे हैं तो आएगा माइनस, हाई साइड जाएंगे तो आएगा प्लस IC RC, और यहाँ घटाएंगे तो आएगा माइनस VCC, और 0 से चले थे वापस 0 पे आ गए। यहाँ से चले थे 0 से ऊपर गए, फिर हाई साइड आए, फिर लो साइड आए, और वापस क्या हो गया, 0। खैर, मैं यहाँ पे एप्लीकेशन बता रहा हूँ, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा जब भी तो केवल स्विच की वर्किंग पे आएगा। मैं वर्किंग समझाना चाह रहा हूँ, इसकी इक्वेशन नहीं भी आएगी तो भी चलेगा, है ना। पहले तो यार मैंने 2 फार्मूले लिए हैं, इनपुट का और आउटपुट का। ये फार्मूले नज़र आना चाहिए, ये इनपुट का फार्मूला है और ये किसका है, आउटपुट का फार्मूला है, ठीक है। मैंने यहाँ एक ग्राफ दिखाया है, ये क्या बता रहा है कि छोटे इनपुट वोल्टेज पे आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा है और बड़े इनपुट वोल्टेज पे आउटपुट वोल्टेज कम है। यानी कहीं ना कहीं इनपुट वोल्टेज को कंट्रोल करके हम आउटपुट कंट्रोल कर सकते हैं। यानी इनपुट छोटा रखोगे तो बाहर आउटपुट ज़्यादा आएगा। सोचो ये आउटपुट वोल्टेज है, मैं यहाँ एक बल्ब लगा दूँ, क्या बताओ इस बल्ब को जलाने का कंट्रोल हमारे इनपुट वोल्टेज के पास है। कैसा, अगर तुम इनपुट वोल्टेज कम रखोगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा, वोल्टेज ज़्यादा रखोगे तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। नहीं, तो कहीं ना कहीं ये डिवाइस इस जगह के वोल्टेज से बल्ब के चलने या ना चलने को कंट्रोल कर रहा है। तो ये हम कह रहे हैं कि ये डिवाइस एक स्विच का काम कर रहा है। बात क्लियर है? खैर यार, ये सिग्नलिंग का काम कर रहा है, बल्ब को ऑन होना है या ऑफ होना है, उसको ऑन होने के लिए एनर्जी देने के लिए पहले से है ना। बस ये सिग्नल दे रहा है कि ऑन होना है या नहीं होना है। चलो, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कैसे है। थोड़ी देर के लिए सोचो कि मैंने अभी इसको जो बायसिंग वोल्टेज दिया है वो बहुत कम दिया है,
बायसिंग वोल्टेज बहुत कम दिया है वी इनपुट। तो मुझे बताओ अगर मैंने इसको इनपुट वोल्टेज बहुत कम दिया है तो क्या ये डिवाइस एक्टिव होगा? यार बहुत कम वोल्टेज पे तो डिवाइस एक्टिव होता ही नहीं। अगर वी इनपुट बहुत कम होगा, यार वी इनपुट अगर स्मॉल है या वी बी बी जिसको मैंने कहा है, क्या ये वी बी बी और वी इनपुट एक ही बात है ना? अगर वी इनपुट स्मॉल है तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि डिवाइस एक्टिव ही नहीं है, एमीटर अपने इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आई बी भी जीरो है, आई सी भी जीरो है और आई भी जीरो है। नहीं, सोचो कि अगर मैं वी इनपुट स्मॉल रखता हूं तो सारे करंट जीरो होंगे, और सारे करंट जीरो होंगे। सोच के देखो, जब आई सी जीरो होगा, मैं यहां पे बताता हूं, वी इनपुट जब स्मॉल होगा तो आई बी, आई सी और आई सब क्या होंगे? जीरो होंगे। और जब सिर्फ जीरो होंगे तो आउटपुट वोल्टेज वो होगा वी सी सी माइनस जीरो, यानी कितना हो जाएगा? सीधे सीधे बायसिंग वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। नहीं तो इनपुट छोटा, आउटपुट बड़ा। ये बात समझ में आ रही? मुझे बताओ, जब मैं कह रहा हूं कि इनपुट हाई है, यानी वी इनपुट क्या है? लार्ज एनफ है। लार्ज एनफ है, इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि इस समय आई बी भी है सर्किट में, आई सी भी है और आई भी है, मतलब एक सफिशिएंट अमाउंट का सब कुछ है। तो बताओ यार आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? वी सी सी माइनस आई सी आर सी होता है? नहीं, अगर आई सी अच्छा खासा होगा तो वी सी सी में से ये डिफरेंस होगा, और डिफरेंस होगा तो क्या ये वैल्यू स्मॉल आएगी कि नहीं? नहीं, ये डिफरेंस होके क्या आएगा? तो मैंने दो चीजें दिखाई, इनपुट स्मॉल तो आउटपुट लार्ज, इनपुट लार्ज तो आउटपुट स्मॉल। तो ये एज अ स्विच वर्किंग है। तो मैंने अभी ट्रांजिस्टर एज स्विच बताया है, और अब अगला डिस्कशन हम लोग ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर करने वाले हैं, और ये एम्पलीफायर के यूज़ का एक सर्किट है। ट्रांजिस्टर एज लॉजिक गेट से तो बच रहा है सर, अगले टाइम में कर लेंगे। नहीं तो लॉजिक गेट आज पढ़ाना ही नहीं मुझे, अरे तो एम्पलीफायर अकेले पढ़ना है, एम्पलीफायर अकेले पढ़ाना है। ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर का ये सर्किट है। तो पिछले सर्किट और इस सर्किट में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, वही है, बस यहाँ एक कैपेसिटर लगा दिया गया है। तो ये कैपेसिटर का यूज़ क्या है? तो यहाँ कैपेसिटर जो लगाया है उसका मैं यूज़ सीधे सीधे लिखता हूँ, एक्ट एज डीसी फिल्टर। डीसी फिल्टर मतलब तुम्हें याद है एक कैपेसिटर फुल चार्ज के बाद अपने थ्रू करंट पास नहीं करने देता डीसी सर्किट के लिए। फुल चार्ज के बाद वो अपने थ्रू करंट पास नहीं करने देता, और एसी सर्किट में वही कैपेसिटर अपने थ्रू चार्ज का फ्लो होने देता है। इसलिए मैंने यहाँ पे यार एक कैपेसिटर लगाया है, पता है इसलिए क्योंकि मैं इसको जो इनपुट देने वाला हूँ वो कैसा देने वाला हूँ? एसी, और इस तरफ क्या लगा है? डीसी। तो मैं यार ये डीसी किस लिए लगा रहा हूँ? डिवाइस के लिए या बाहर जाने के लिए? डिवाइस के लिए, कि इसको बायसिंग मिल जाए। लेकिन सोचो यार ये डीसी का असर हम बाहर नहीं देना चाहते, तो हमने बीच में क्या लगा दिया है? कैपेसिटर। तो वो इस डीसी को ब्लॉक करेगा यहाँ जाने से, और एसी को अलाउ करेगा अंदर आने के लिए, यानी ये इनपुट सिग्नल को अंदर जाने देगा। बात क्लियर है? इसी तरह से एक कैपेसिटर मैंने यहाँ लगा रखा है कि इस बायसिंग वोल्टेज का ये फिल्ट्रेशन करेगा, यानी वो इसको किसके लिए है? ना कि बाहर जाने के लिए। बात क्लियर? कैपेसिटर का बस इतना ही यूज़ है कि वो एक बायसिंग वोल्टेज प्रोवाइड करा रहा है। इसका वोल्टेज ना के बराबर होगा, जो इनपुट वोल्टेज इधर है लगभग वही वोल्टेज है, बस इसका काम इतना है कि वो एसी को अंदर जाने दे और डीसी को बाहर ना जाने दे। चलो, तो मैं यार फिर से इसके लिए, अच्छा बताओ, इसका नाम एम्पलीफायर है तो मतलब क्या? एम्पलीफायर मतलब कि लो वोल्टेज सिग्नल को ये क्या बदलेगा? हाई वोल्टेज सिग्नल में बदलने वाला है। अच्छा, इतना तो सबको दिख रहा है कि लो करंट के बदले आउटपुट एंड पे करंट ज़्यादा होता है। अरे आउटपुट एंड पे जो करंट होता है ये क्या आईसी होता है कि नहीं? है ना? तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज भी बढ़ेगा, और यहाँ हम तीन चीज़ों की बात करने वाले हैं, करंट गेन, वोल्टेज गेन
और तीसरा क्या, वोल्टेज गेन, और तीसरा क्या, पावर गेन। ये एम्पलीफायर सर्किट है, तो 3 तरह के गेन हमें होने वाले हैं, वोल्टेज गेन, पावर गेन और करंट गेन। देखो यार, जैसे मैं अभी इस माइक से बोल रहा हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है माइक के अंदर क्या होगा? मतलब एक नए इंजीनियर की भांति हम लोग सोचेंगे, अभी बहुत एक्सपर्ट नहीं, क्योंकि बहुत कुछ होगा उसके अंदर। जब मैं बोलता हूँ तो एटमॉस्फेयर में साउंड वेव के वाइब्रेशंस आते हैं, और उन वाइब्रेशन के जरिए इसके अंदर का एक कोई कैपेसिटर ऑसिलेट करता होगा, और कैपेसिटर के 2 प्लेटों के बीच का गैप अगर कम ज़्यादा होता है तो उसका वोल्टेज वेरी करता होगा। नहीं तो सोचो यार, वो वोल्टेज सिग्नल, वो सिग्नल ही तो है यार, इलेक्ट्रिसिटी में हर चीज़ वोल्टेज का सिग्नल है। वो सिग्नल इस माइक के अंदर जा रहा है, और अभी कोई एम्पलीफायर यहाँ लगा होता तो वही सिग्नल लाउड स्पीकर की तरह बोलता। एम्पलीफायर तुमने सुना होगा यार कि आवाज़ को तेज़ करने के लिए एम्पलीफायर लगाया जाता है, बाहर स्पीकर्स लगाए जाते हैं। नहीं, तो ये एक छोटा सा एम्पलीफायर ही है। यहाँ से वीक इनपुट सिग्नल मैंने दिया है, मान लिया उसका सिग्नल कुछ ऐसा है, मैं वोल्टेज का सिग्नल कुछ ऐसा दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ सिग्नल मैंने दिया है। तो जब आउटपुट एंड पे हम देखेंगे तो यही सिग्नल ज़्यादा इंटेंसिटी का बदल के मिलेगा। सिग्नल का लुक वही होगा, बस वोल्टेज हाई हो जाएगा। तो मैं कहूँगा ये इसने एम्पलीफाई कर दिया। यानी अगर मैं यहाँ से खा बोला तो वहाँ से खा सुनाई दिया थोड़ा तेज़ आवाज़ में, कोई भी आवाज़ हो सकती है ना। करंट गेन, मुझे बताओ आउटपुट एंड का करंट क्या होता है, IC, और इनपुट एंड का IB। तो करंट गेन IC बाई IB होगा। तो यार IC बाई IB तो हम और पहचानते हैं भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा। नहीं, अगर बीटा ऐसे लिखा है या डेल्टा IC बाई IB लिखा है तो उससे परेशान नहीं होना, एक ही बात है। वोल्टेज गेन क्या होता है, V आउटपुट अपॉन V इनपुट। तो यार V आउटपुट मैं लिख रहा हूँ, इधर से देखो जरा, मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ, 0 प्लस V आउट यहाँ गया, ठीक है। इसके अक्रॉस निग्लिजिबल वोल्टेज है, फिर यहाँ आया माइनस IC RC, या तुम इधर से कर लो, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। मैं यहाँ 0 से चला, यहाँ पहुँचा, तो क्या यही तो आउटपुट है इस डिवाइस का। तो 0 इसके अक्रॉस जितना वोल्टेज आया प्लस V आउट, 0 प्लस V आउट यहाँ आ गए। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये माइनस ये प्लस, करंट हमेशा ऐसे फ्लो करता है हाई से लो, तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो प्लस होगा, प्लस IC RC और माइनस VCC इज इक्वल टू क्या, 0। 0 से चले 0 पे आ गए, तो V आउटपुट का आंसर होगा VCC माइनस IC RC। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था ये पेपर, लेकिन मैं यहाँ पर डेल्टा V आउटपुट की बात करने वाला हूँ, क्योंकि सिग्नल वेरिएबल है। आउटपुट के करंट का चेंज इनटू रेजिस्टेंस वो किसके बराबर होगा। तो यार देखो, वोल्टेज गेन, करंट गेन, वोल्टेज गेन, क्या बताओ, डेल्टा V आउटपुट को मैं डेल्टा IC RC लिख सकता हूँ, और इसको डेल्टा IB RB लिख सकता हूँ। एक जगह माइनस आया है, बताओ डेल्टा IC IB के रेशियो को हम क्या बोलते हैं। अरे डेल्टा IC IB के रेशियो हम क्या बोलते हैं, बीटा, और ये क्या हो गया, RC डिवाइड बाई RB। क्या वोल्टेज गेन समझ में आ गया। पावर गेन, तुम्हें याद है यार, पावर इक्वल टू वोल्टेज करंट का प्रोडक्ट होता है। तो पावर गेन यानी पावर आउटपुट और पावर इनपुट का रेशियो, क्या बताओ, वो वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन लिखा जा सकता है। नहीं, वोल्टेज गेन क्या आया है, बीटा RC बाई RB, और करंट गेन कितना है, करंट गेन भी बीटा था, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर RC बाई RB, एक माइनस आएगा। ये माइनस साइन ये बताता है, ये माइनस साइन ये बताता है कि इनपुट एंड और आउटपुट एंड के जो सिग्नल्स हैं वो एक्चुअली पलटे हुए होते हैं। मतलब हम लोग वेब में ये बातें कभी कभी करते हैं, फेज़ का चेंज,
नहीं, यानी ये जो मैंने खा बोला था उसकी साइकिल ये ऊपर थी, तो जब एम्पलीफाई होगा तो वो कहाँ होगी, नीचे। फिर जो चीज़ नीचे थी वो कहाँ आएगी, ऊपर, और फिर ऊपर वाली नीचे। कुछ ऐसा हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में एक पाई का फेज चेंज होता है। ये लाइन लिख देते हैं। ये माइनस क्या डिनोट करता है, देयर इज अ फेज चेंज ऑफ पाई बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल। मैं जल्दी से बता रहा हूँ जितनी देर में ये बार्गेनिंग चलेगी। करंट गेन एनपी इन ट्रांजिस्टर व्हेन द रीडिंग आर शोन इन द ग्राफ। ये आईबी दिया है और ये आईसी दिया है, इसका ग्राफ दिया है। क्वेश्चन में कहा गया करंट गेन बताओ। 2 × 10⁻³ हो जाएगा। करंट गेन बीटा होता है कि नहीं, वो आईसी बाई आईबी डिफाइंड है या डेल्टा आईसी बाई डेल्टा आईबी। चलो यार मुझे बताओ, ये एक लाइन ग्राफ है, और जब लाइन ग्राफ है आईबी और आईसी के बीच में, तो क्या हॉरिजॉन्टल आईसी को डिनोट करेगा और वर्टिकल आईबी को डिनोट करेगा। तो यार आईसी ये है, दैट इज 2 × 10⁻³ मिली में है यार, और आईबी ये है कितना, 4 × 10⁻⁶। तो क्या बताओ इनका रेशियो आ जाएगा। हाँ, अगर ये ग्राफ मान लिया तुम्हें वैल्यू चेंज में पता होती तो चेंज से भी आंसर निकाल सकते थे, वही आंसर आता। नहीं यार, ये चेंज होता आईबी का और ये चेंज होता आईसी का, उससे भी निकाल सकते हो। क्या आ गया यार, अब इससे जल्दी कोई क्या बताएगा। ठीक हो गया यार। ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर मोड, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कलेक्टर इज दिस, बीटा इज 50। बेस करंट बताओ, अगर आरसी कितना है, इतना है। ठीक है यार, ये कौन सा मोड है, कॉमन एमीटर। मोड वोड से छोड़ो यार, वैसे भी हमें अल्फा बीटा का मतलब पता है, मोड वोड की ज़रूरत नहीं है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कलेक्टर करंट 2 वोल्ट है, यानी ये डेल्टा वी आउटपुट है। ये क्या है, डेल्टा वी आउटपुट कितना है, 2 वोल्ट। बीटा इतना है। बेस करंट बताओ, बेस करंट यानी आईबी पता करना है, आईबी या डेल्टा आईबी पता करना है। इफ आरसी इज दिस, ओके। कुछ दिमाग में घूम रहा है तो खैर ये बताओ, डेल्टा वी आउटपुट, अभी यार सब घूमेगा। डेल्टा वी आउटपुट क्या होता है, अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया है, आईसी इंटू आरसी होता है। तो क्या इससे हम डेल्टा आईसी निकाल सकते हैं। भाई डेल्टा वी आउटपुट दिया है और क्या दिया है, आरसी दिया है। अब इसके आगे का रास्ता बड़ा स्मूथ है यार। डेल्टा वी आउटपुट 2 वोल्ट है, डेल्टा आईसी हमें चाहिए और आरसी कितना दिया है, 2 × 10⁻³ अब जैसे ही डेल्टा आईसी आ जाए तो डेल्टा आईबी कैसे आता है यार, आईसी और आईबी का रेशियो क्या बताओ। बीटा इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा आईसी बाई डेल्टा आईबी होता है। यहाँ से डेल्टा आईसी आ गया है, बीटा दिया है तो डेल्टा आईबी आ जाएगा। यार सब जगह यही फॉर्मूलों का एप्लीकेशन है ना। और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने के बजाय फार्मूला लगाएं तो काम बनेगा। इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन की कोशिश ना करें। चलो ठीक है, तुम लोग ट्राई करके सारे क्वेश्चंस आओ, जब फंसेगा तब बताऊंगा।